next lecture on application of matrices to the system of linear equation, and today we will discuss some working rule to find the solution of system of non-homogeneous linear equation, and then we will discuss some examples related to non-homogeneous linear equation। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमने एम इक्वेशन ले ली है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एम इक्वेशन ली है विद एन वेरिएबल, या वेरिएबल को हम बोलते हैं अननोन्स, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए आपके पास क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स आपके पास है वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड बी आपके पास है कांस्टेंट मैट्रिक्स। अगर हमें सिस्टम नॉन होमोजीनियस लेना है तो बी पे कंडीशन है कि बी आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम आज देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक दो डेफिनेशन है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमने कोई नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम ले लिया, तो हमने एक नई मैट्रिक्स बनाई। यहाँ पे हमने पहले ए के एलिमेंट लिख दिए और फिर हमने यहाँ पर बी के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने बनाई है, ए के एलिमेंट पहले और उसके बाद सारे के सारे बी के एलिमेंट। हम इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंबल जस्ट आपके पास ए और बी के एलिमेंट को अलग शो करने के लिए, बट हमने इनकी जो मैट्रिक्स बनाई है वो कंबाइन करके बनाई है और इसे हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक सिस्टम ले लिया हमने एक सिस्टम ले लिया होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 3 1 3 2 3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 3। बी की वैल्यू होगी जो कांस्टेंट है, दैट इज 9 11 2, और एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, जो आपके पास क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जो ए और बी के एलिमेंट्स हमने साथ में लिख दिए जब, तो इसमें बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगी, 2 3 1 3 2 3, पहले आपने ए के एलिमेंट लिख दिए एंड देन यहाँ पे आप बी के एलिमेंट लिख दिए 9 11 2। ये आपके पास हो गई मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सिर्फ एलिमेंट को दिखाने के लिए कि हमने कहाँ से अलग लिखे हैं, तो इसलिए हमने सिंबल का यूज किया है। इसका हम यूज करेंगे आगे सॉल्यूशन फाइंड करने में नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के। ये जस्ट सिंबल है, आपके पास ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपको कंसीडर करनी है जब भी हमें इसका यूज करना है। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ले ली है, वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0, तभी ये नॉन होमोजेनियस होगी। तो इसके लिए हमने इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम, जैसे हम वहां ए का रैंक फाइंड करते थे, यहाँ भी ए का रैंक फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब हम रैंक फाइंड करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, हो सकता है इक्वल होंगे, हो सकता है इक्वल ना हो, कि रैंक ऑफ ए इस रैंक के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल आ जाए। अगर इक्वल नहीं है, और दूसरे केस हमने क्या लिया, इक्वल है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये चीज बोलेंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर इक्वल आ गया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। और इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, भी बताया मैंने, दैट मीन्स सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली कंसिस्टेंस का मतलब यही है, सिस्टम हैज
एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम फर्दर तो कुछ चेक ही नहीं करेंगे इस केस में, बस यहाँ पर आ गया कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पर आ गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद हम चेक करना होता है कि कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो इसमें आगे फर्दर दो टाइप आपके पास बन जाएंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास फर्दर दो टाइप बन जाएंगे। वो टाइप कैसे होंगे, जैसे अब अभी हमने होमोजीनियस सिस्टम में किए थे कि अगर आपके पास होगा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, और दूसरा केस हमने क्या बनाया था, सेकेंड केस आपके पास था रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जब इक्वल वाला केस था होमोजीनियस में, वहाँ पे हम क्या कहते थे कि आपके पास जो सिस्टम है वहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता था, जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इस केस में सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का होगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपके पास रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है तो हम यहाँ पर कहेंगे आपके पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम के आपके पास नो सॉल्यूशन भी आ सकता है आंसर, यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तब आपके पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। जब दोनों का रैंक इक्वल है उस केस में आपके पास दो टाइप होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी। तो आप रैंक चेक करोगे क्या नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, अदरवाइज इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड हम कुछ। अच्छा, अब ये प्रूफ जो आपने हमें यहाँ पे वर्किंग रूल लिखा है, एक्चुअल में इसके लिए आपके पास कुछ थ्योरम भी है, बट उनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ वर्किंग रूल करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इसके लिए वर्किंग रूल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें तीन इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम। आपको खुद से चेक करना है होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, उसके बाद हमें फर्दर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हम ए लेंगे, ए में आपके पास सारे के सारे कॉफिशिएंट आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशिएंट पहले लिखेंगे 2 - 3 देन 1, सेकेंड इक्वेशन के कॉफिशिएंट 1 1 1, थर्ड इक्वेशन के 1 - 1 1। बी में आप क्या लिखते हो, सारे के सारे कांस्टेंट 9 6 2, और एक्स में हम लिखते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स वाई जेड। सॉल्व करने का मतलब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली इस गिवन सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो अब हमें वर्किंग रूल में सबसे पहले आपका क्या काम है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको रैंक ए का फाइंड करना है, और रैंक हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फाइंड करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, जब ए और बी के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर दिया है। तो पहले इनका रैंक चेक करेंगे कि इनका रैंक इक्वल आ रहा है या नॉट इक्वल आ रहा है, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो रैंक ऑफ ए जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही हमें सेम कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब भी आपको इन दोनों का रैंक कैलकुलेट करना है तो हम अलग अलग से नहीं करेंगे, एक साथ हम जब कैलकुलेट करेंगे वहीं पे आपको ए का रैंक पता चल जाएगा और वहीं पर रैंक आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पता चल जाएगा। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए 2 - 3 1 1 1 1 1 - 1 1, फिर हम एलिमेंट लिखेंगे बी के 9 6 2। ठीक है, अब आप ये बीच में पॉइंट्स भूल जाओ कि आपके पास लगे हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास काम क्या होता है, यहाँ एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, बट यहाँ 1 नहीं है, बट सेकंड और थर्ड रो में हमारे पास क्या है 1। एक्लन फॉर्म में अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, रो 1 को हम इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 से। ठीक है, इनको आप अभी कंसिडर नहीं करोगे, मतलब ये जस्ट एक सिंबल है। अब जब हम रैंक निकालेंगे हम पूरी मैट्रिक्स का निकालेंगे, मतलब ऑपरेशन लगाएंगे तो हम हर एक एलिमेंट पर लगाएंगे। 9 6 2 पर को आप छोड़ोगे नहीं, उन पर भी ऑपरेशन लगाओगे। तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। तो फर्स्ट रो हो जाएगी 1
या यहाँ पर हम रो 1 और रो 3 को भी इंटरचेंज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भी 1 है तो हमने उसको इंटरचेंज कर दिया। तो फर्स्ट रो आपके पास आ जाएगी 1 -1 1, देन 2, सेकेंड रो एज इट इज 1 1 1 एंड 6, और लास्ट रो आपके पास हो जाएगी 2 -3 1 एंड 9। अब आपके पास यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज है उनको 0 बनाना है। तो इस वाले 1 को और इस वाले 2 को हमें बनाना है 0, रैंक कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, एंड आप रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ए मैट्रिक्स एगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 2 0 एंड देन 4 0 -1 -1 एंड देन 5। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेकेंड रो पर आएंगे। फर्स्ट रो का हमारा काम खत्म हो गया जब एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1। तो क्या करोगे आप, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप बाद में 2 से डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट हम भी कर देते हैं। रो 2 को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से, तो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 1 0 एंड 2, 0 -1 -1 एंड 5। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी एंट्रीज है उनको 0 बनाना है। तो इसके नीचे एक ही एंट्री है, तो रो 3 पर आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 प्लस रो 2। तो मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज एंड सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो हो जाएगी आपके पास 0 0 -1 एंड 7। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप सोचो ये पॉइंट अगर यहाँ ना हो, है ना, तो आप क्या बोलते हो, इसका रैंक कितना है। चेक करो कितनी नॉन जीरो रोज है, 1 2 3। कितनी नॉन जीरो रोज है, 3 नॉन जीरो रोज है। ठीक है, 3 नॉन जीरो रोज आ गई। इसका मतलब जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ये आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पर हमने वापस सिंबल लगा दिए। अब ए देखिए, ए आपके पास कहाँ था, जो ये एंट्रीज थी वो सिर्फ किसकी थी, ए की, है ना। तो यहाँ पर देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3। तो नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी है, 3। तो दैट मीन्स रैंक ऑफ ए भी आपके पास कितना होगा, 3। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्टेन किया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आ गया आपके पास, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं आता तो हमारे पास क्या आ जाते, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस यहाँ से हम क्या पता चला कि सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किस टाइप के एग्जिस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चीज आपको क्या चेक करनी है कि रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल में क्या रिलेशन है। रैंक क्या है, 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, एक्स वाई जेड, मतलब 3। नंबर ऑफ वेरिएबल भी है 3। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। और इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसकी कैसे सॉल्यूशन है, इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए जैसे अभी हमने होमोजीनियस में किया था कि हमने रिड्यूस इक्वेशन खुद से बनाई थी, जो आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस किया था उसके बाद हमने इक्वेशन लिखी थी। तो देखिए जो रिड्यूस करके मैट्रिक्स कैसी आ गई है, इस फॉर्म की आ गई है। यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x से, इसको y से और इसको z से कीजिए, क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू, वहां आप लिखते थे इक्वल्स टू 0, बट यहाँ आप लिखोगे इक्वल्स टू दिस टर्म, ये क्या है आपके पास 2, इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन, इसे मल्टीप्लाई करोगे y से, यहाँ z से, और क्या लिखोगे इक्वल्स टू 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2। थर्ड इक्वेशन,
इसे x से, इसको y से, इसको z से, तो सिर्फ क्या आएगा माइनस z इक्वल्स टू दिस टर्म क्या है ये 7। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू आई है 2, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, y की वैल्यू आ चुकी है 2, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस y माइनस z, 2 माइनस 2 प्लस 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा +2 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 11। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11, y की 2, z की -7। हमें सॉल्व भी करना था, मतलब x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax इक्वल्स टू b। आपके पास देखिए कॉन्स्टेंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी, कॉफिशिएंट लिखने हैं, फर्स्ट इक्वेशन की कॉफिशिएंट 1 1 2 एंड 1, सेकेंड इक्वेशन की कॉफिशिएंट 2 3 -1 -2 2 3 -1 -2, एंड देन कॉफिशिएंट ऑफ थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड इक्वेशन 4 5 3 4 5 3। उसके बाद w का कॉफिशिएंट लिखना है, w का कॉफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 0। b की वैल्यू 5 to 7, x में आपके पास आते हैं सारे के सारे वेरिएबल आएंगे x y z एंड w। तो हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे रैंक ऑफ ए क्या इक्वल है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं, आपके पास क्या आएगी, पहले आप सारे ए के एलिमेंट लिखोगे एंड आफ्टर दैट आप सारे बी के एलिमेंट लिखोगे। तो हमें इसका रैंक कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, फर्स्ट आपको एलिमेंट चाहिए 1, एक्लन फॉर्म में अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इस 1 का यूज करके इस एंट्री और इस एंट्री को हमें बनाना है 0। दैट मीन्स हम रो 2 पर ऑपरेट करेंगे, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, और रो 3 पर ऑपरेट करेंगे रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। तो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 1 -5 देन -4, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -8, 0 1 -5 -4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा -13। अब नेक्स्ट स्टेप आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे, रो 3 को ऑपरेट कर देंगे, रो 3 माइनस रो 2। तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो 0 0 0 0 एंड देन -5। तो हमारा अब हम किस पे जाएंगे, थर्ड रो पर, थर्ड रो का यही एलिमेंट है, ये आपके पास क्या होना चाहिए 1, एलिमेंट होना चाहिए 1। तो क्या करेंगे, अब हम रो 3 को डिवाइड कर देते हैं, किससे, -5 से। तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 1 1 2 1, ये सब एज इट इज ही आ रहा है आपके पास। अब हम रैंक चेक करते हैं, इन्हें भूल जाओ आप, इनको भी, ये बीच में है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस कितनी आ गई है 3। तो जितनी नॉन जीरो रोज है उतना ही रैंक होता है, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ गया आपके पास 3। अब हम फिर से सिंबल पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ए के एलिमेंट कौन से थे, ये वाले, ये मैट्रिक्स किन सी है, ए वाली। इसको हमने रिड्यूस किया है, जब रिड्यूस करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2, थर्ड तो आपके पास 0 है, तो ए वाले केस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ
नॉन जीरो रोज इन ए आफ्टर रिड्यूसिंग, दोनों में ही आफ्टर रिड्यूसिंग आएगा। किसमें रिड्यूस किया हमने? इन एक्लेन फॉर्म। ठीक है, हमने रैंक वाले चैप्टर में किया था। कितने आए आपके पास? 1 2। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ? रैंक ऑफ ए भी कितना आ जाएगा आपके पास? 2। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज, कैसा सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, या सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मतलब कि एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल थर्ड, हमें 3 इक्वेशन गिवन है। हमें चेक करना है कि जो आपके पास ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट आएगा तो आप इसके सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो ये आपको पास पहले देखिए चेक करेंगे होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री है यहाँ पर, तो ये क्या है आपके पास? होमोजीनियस। तो ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 2 2 1 -4 देन 1 2 1। बी में आप लिखते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके पास -7 -1 एंड 1। एक्स में हम लिखते हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल मैट्रिक्स होती है एक्स वाई जेड। तो हम इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इक्वल्स टू पी। तो हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस में सबसे पहला स्टेप क्या था? आपको चेक करना है क्या रैंक ऑफ ए इक्वल आएगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेते हैं और वहीं से हमें रैंक ए का भी पता चल जाता है, क्योंकि हम साथ के साथ ए को भी रिड्यूस कर रहे हैं। ए की और बी के एलिमेंट लिख देते हैं। ए के एलिमेंट है आपके पास 4 3 2 देन 2 1 -4। बी के एलिमेंट -7 -1 1। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? यहाँ पर आपको क्या चाहिए? 1। बट हमें दिख रहा है यहाँ पर थर्ड रो में 1 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? रो थर्ड और रो फर्स्ट को इंटरचेंज कर देंगे। रो 1 को इंटरचेंज कर देंगे हम रो थर्ड से। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 का यूज करके हमें इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना था, इस 2 को और 4 को हमें 0 बनाना है। तो रो 2 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 3 पर आप ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 -4 टाइम्स ऑफ रो 1। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी हमें। फर्स्ट रो एज इट इज, एंड देन सेकेंड रो 0 -3 -6 एंड -3। थर्ड रो 0 -5 -2 एंड देन -11। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपको क्या बनाना होता है? सेकेंड रो में यहाँ पर आपको इस एंट्री को बनाना है 1। तो इसके लिए आप क्या करोगे? रो 2 को डिवाइड कर दोगे -3 से। तो मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 1 2 एंड 1, ये भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? इस 1 का यूज करके, जिसे आपने 1 में रिड्यूस किया, इसके नीचे वाली एंट्री को बनाना है 0। दैट मीन्स इस 5 को हमें बनाना है 0 इस 1 का यूज करके। तो रो 3 पर ऑपरेशन लगेगा रो 2 का यूज करके, रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2। तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट स्टेप हम रो थर्ड पर जाएंगे। रो थर्ड में हमें जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उसको क्या बनाना है? 1। तो इसे हमें बनाना है 1। इसके लिए हम क्या करेंगे? रो 3 पर ऑपरेट करेंगे, रो 3 डिवाइड बाय 8 करने के बाद हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस टाइप की आ गई है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने ये रिमूव कर दिया तो अब आप चेक करो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 2 3 नॉन जीरो रोज है। दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आफ्टर रिडक्शन या आफ्टर रिड्यूसिंग इन एक्लेन फॉर्म या इन एक्लेन फॉर्म कितनी आ गई आपके पास? 3। दैट मीन्स रैंक भी कितना होगा इसका? 3।
अब ए के एलिमेंट देख लेते हैं। ये एलिमेंट आपके पास थे ए के। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करते हैं, 1 2 3, 3 नॉन जीरो रोज है। दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए इन एक्लेन फॉर्म कितनी है आपके पास, 3। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए भी क्या आपके पास 3। तो दोनों का रैंक हमारे पास क्या आ गया है, इक्वल। जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ जाए दैट मीन्स सॉल्यूशन के गिवन सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये पढ़ा हमने। दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करना था कि रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल में क्या रिलेशन है या नंबर ऑफ अननोन में क्या रिलेशन है। रैंक ऑफ ए आपको मिला है 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, एक्स वाई जेड, वो भी कितने थे 3 है ना। वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो वो कितने हैं 3। दैट मीन्स दोनों रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है। और इस केस में हम कैसे बोलते हैं, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हमें गिवन इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस की थी वहां से हम कुछ इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं क्या इक्वेशन आएंगी। वो रिड्यूस करने के बाद हमारी ये इक्वेशन थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, इसे वाई से, इसको जेड से। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू आपको ये टर्म लिखना है, क्या है यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे सेकेंड रो से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, इसको वाई से एंड इसको जेड से। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो सिर्फ वाई वाला रह जाएगा, वाई प्लस 2z इक्वल्स टू आप ये वाला 1 लिखोगे। एंड थर्ड इक्वेशन हम थर्ड रो से ऑब्टेन करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप x से, इसको y से एंड इसको z से। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ z वाला आएगा क्योंकि बाकी दोनों तो आप 0 आ जाएगा हमारे पास। तो z इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये वाली टर्म -3/4। होमोजीनियस में आपके पास बी मैट्रिक्स में सिर्फ 0 0 0 होता था, इसलिए हम इक्वल्स टू 0 0 लिखते थे होमोजीनियस वाले केस में। तो यहाँ से आपके पास 3 इक्वेशन मिल गई है। लास्ट वाली इक्वेशन से आपके पास z की वैल्यू आ चुकी है -3/4। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y प्लस जेड इक्वल्स टू 2z इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 2z। यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं -3/4, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो जो आपके पास y और z की वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2y माइनस z, 1 माइनस 2 इंटू 5/2 प्लस 3/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -13/4। तो x की वैल्यू आ गई है -13/4, y की वैल्यू आई है 5/2 एंड z की वैल्यू है -3/4। एक एक वैल्यू आई है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। हमने यही लिखा था कि इसका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही वैल्यू आने का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम यही है। हमें एक सिस्टम दे रखा है 3 इक्वेशन का, हमें इनको सॉल्व करना है। तो आपके पास फिर से कांस्टेंट कैसे है, नॉन जीरो, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन का आपके पास क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे, कोफिशिएंट पहले फर्स्ट इक्वेशन में 2 -1 3 एंड 0। 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि w का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। नेक्स्ट सेकेंड में 1 2 -1 -5 1 3 -2 एंड -7। बी मैट्रिक्स सारे के सारे कांस्टेंट 3 4 5। एक्स में हम लिखते हैं सारे के सारे वेरिएबल आपके पास 4 है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो ये नॉन होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, उसको चेक करना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक इक्वल है या नहीं है। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं बाय रिड्यूसिंग इट इनटू एक्लेन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको आपको 1 बनाना है। तो बट हमें दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड रो में 1 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे,
रो को इंटरचेंज कर देंगे। रो 1 को हमने इंटरचेंज कर दिया बाय रो 2। नेक्स्ट स्टेप वुड बी ये 1 का यूज करके हमें इसके नीचे एंट्री जोन को 0 बनाना। तो आपको इस 2 को 0 बनाना है और इस 1 को 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस 1, जो रो 1 में 1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब रो 2 को आप ऑपरेट करोगे रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 को ऑपरेट करोगे रो 3 माइनस रो 1। देखिए दोनों जगह हमने रो 1 का यूज किया। तो मैट्रिक्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी, इसमें रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड रो में हमें फर्स्ट लीडिंग एंट्री को बनाना है 1। तो हम क्या करेंगे, रो या तो आप देखो, अब आपकी मर्जी, आप या तो इंटरचेंज कर सकते हो रो सेकंड को रो थर्ड को, या फिर हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने रो 2 को डिवाइड कर दिया है 5 से, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए, रो सेकंड और रो थर्ड के हर एक एलिमेंट सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है उनके साइन का। तो हम क्या करेंगे, रो 3 को ऑपरेट कर देते हैं, या पहले रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, वो एक ही बात है। चलिए पहले रो 2 को कर लेते हैं। रो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ताकि उसको पॉजिटिव बना लें हम, तो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी एंट्रीज उनको 0 बनाना है। तो रो थर्ड पर आप ऑपरेशन लगा दोगे रो 3 माइनस रो 2, तो मैट्रिक्स हमें मिलेगी। हमें मैट्रिक्स मिल गया। अब इसे मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि रो थर्ड में सारी एंट्रीज कितनी क्या हो गई है, 0। तो हम इसका रैंक चेक करेंगे, इन्हें हटा देते हैं हम। चेक करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2। दैट मीन्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा 2। अब ए के एलिमेंट चेक कर लेते हैं। ए के कौन से एलिमेंट थे, ये सारे एलिमेंट थे ए के। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करते हैं 1 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे भी कितनी है 2। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एक्लेन फॉर्म में, उतना ही उसका रैंक। दैट मीन्स ए का रैंक भी कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इस केस में जो सिस्टम है गिवन इक्वेशन का, वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो बस अब हमें ये चेक करना है कि वो सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा। जैसे होंगे वैसे ही हम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल में क्या रिलेशन है। तो रैंक ऑफ ए कितना है आपके पास 2, सॉरी, और नंबर ऑफ वेरिएबल, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आएंगे, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू कितने थे 4। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। एंड इन दिस केस कैसे आपके पास सॉल्यूशन आता है, इस केस में कैसे सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, उसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, तभी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, आप नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट चेक करना कि कितने आएंगे। तो हम चेक करते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हम कितने यूज करेंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए। वेरिएबल है 4, रैंक आया 2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब आपको 2 वेरिएबल को आर्बिट्री कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मतलब एक को K1 एक को K2। मतलब आंसर जो हमारा है वो K1 और K2 में आएगा। तो हम सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करके आई है इक्वेशन, वहां से हम इक्वेशन, जो मैट्रिक्स आई है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम इससे इक्वेशन बनाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको y से, इसको z से एंड इसको w से। तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई 2y माइनस z माइनस 5w इक्वल्स टू आप कौन से टर्म लिखोगे, ये वाली, इक्वल्स टू 4। देन नेक्स्ट इक्वेशन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको y से, इसको z से, इसको w से। तो इक्वेशन आ जाएगी x 0 इंटू एक्स, तो इसलिए ये टर्म लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, y माइनस z माइनस 2w इक्वल्स टू कौन से टर्म का यूज करोगे आप,
इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। थर्ड रो से आपके पास कोई इक्वेशन नहीं आएगी क्योंकि सारी एंट्री है 0। तो अभी इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वहां पे हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करने हैं, 2, k1 एंड k2। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4th, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 5th। फ्रॉम 5 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस जेड प्लस 2w। इस y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। फ्रॉम 4 x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 2y प्लस जेड प्लस 5w। 4 माइनस 2 y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस जेड प्लस 2w प्लस जेड प्लस 5w इक्वल्स टू 4 माइनस 2 देन माइनस 2z माइनस 4w प्लस z प्लस 5w इक्वल्स टू, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस जेड एंड प्लस w। तो y की वैल्यू भी z और w के टर्म में आई है, x की वैल्यू भी z और w के टर्म में आई है। इसका मतलब हम इसी z और w को क्या मान लेते हैं, k1 और w को मान लेते हैं k2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस k1 प्लस k2 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस k1 प्लस 2 k2। तो हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज करना था, वो हमने कर लिया। यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। k1 k2 की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x y z की वैल्यू मिलती जाएंगी और ऐसे कितने वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइटली मैनी, इसलिए इसके सॉल्यूशन थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की हम क्या वैल्यू पुट करें, डज द सिस्टम, जो हमें गिवन सिस्टम है, पहला केस उसका आपके पास आना चाहिए नो सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट हमारे पास आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। पहले तो आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो देखिए कैसा है, नॉन होमोजीनियस, इसका मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल है उसका। तो ये होमोजीनियस के केस में तो नो सॉल्यूशन होता ही नहीं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो नॉन होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन कब आया होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं होता रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब नो सॉल्यूशन के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी यूनिक के लिए, कि जो रैंक ए है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए। इसका मतलब सेकंड पार्ट में हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो दोनों ही फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। तो उसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लेते हैं, वहां से उसको रिड्यूस करेंगे एक्लेन फॉर्म में और वहां से उसका रैंक चेक करते हैं कि रैंक पर हमने मतलब बेसिकली हमने रैंक पर कंडीशन लगानी है ये दोनों लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिख देते हैं, ये आपके पास ए है, ये है ए, ये है एक्स और ये आपके पास है बी। तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, -1 2 1 3 -1 2 0 1 एंड लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेसिकली जब हम ये कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर 1 1 1। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके पास, इन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए 1, बट यहाँ पे क्या है -1। इसका मतलब रो 1 को ऑपरेट करोगे किससे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी एंट्रीज है उनको हमें बनाना होता है 0। तो इस 3 को 0 बना रहे हो और यहाँ पर तो पहले से ही 0 है, तो सिर्फ इस 3 को 0 बनाना है। इसका मतलब रो सेकंड पर आप ऑपरेशन लगाओगे, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी रिड्यूस होकर। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, रो सेकंड में लीडिंग एंट्री को हमें बनाना होता है 1। तो यहाँ पे 5 है, हमें इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, रो 2 को हम ऑपरेट करेंगे रो 2 डिवाइड बाय 5। तो मैट्रिक्स आपके पास मिल जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज एंड देन सेकंड रो 0 1 1 एंड 4/5। थर्ड रो भी एज इट इज। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी एंट्री हमें उसको बनाना होता है 0। मतलब इस 1 को हमें बनाना है
0 इस वाले 1 का यूज कर तो हम रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 2, तो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है ये वाली वैल्यू 0 हो या हो सकता है ये वाली वैल्यू 0 ना हो, दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो या लैम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 0 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू 1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमने दोनों केस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं जब लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस होकर किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 को 0 रख देते हैं। हम रैंक यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ये हटाते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितनी हो गई है 3, दैट मीन रैंक भी कितना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 3, तो रैंक ऑफ दिस इक्वल्स टू 3। अब ए पे आ जाते हैं, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट थे, ये थे ए के। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करते हैं 1 2, कितनी नॉन जीरो रोज मिली हमें 2, तो जितनी नॉन जीरो रोज है एक्लेन फॉर्म में उतना ही रैंक होगा किसका, किसके लिए चेक कर रहे थे ए के लिए, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो इस वाले केस में हमारे पास जब हमने लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया, इस वाले केस में आपके पास क्या आया है, रैंक ऑफ ए 2 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इस केस में आपके पास क्या होता है, सिस्टम कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन कैसा आता है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और मतलब नो सॉल्यूशन में हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, या लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, दैट इज लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 है तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो मतलब नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लैम्डा की वैल्यू होगी 1। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया जो हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड केस ले लेते हैं हम, केस सेकंड, व्हेन लैम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, लैम्डा माइनस 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस केस में आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये ले लिया हमने, और ये वाली एंट्री आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हम रैंक कैलकुलेट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रिमूव कर लेते हैं, चेक करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कितनी आ गई है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 3, दैट मीन्स रैंक भी इसका कितना होगा 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, हम ये बहुत बार कर चुके हैं। कब, इन एक्लेन फॉर्म, ठीक है, एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इसे, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के एलिमेंट चेक कर लेते हैं, ये थे ए एलिमेंट के मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट, यहाँ पे नॉन जीरो रोज चेक करते हैं 1 देन 2। अब ये एलिमेंट भी लैम्डा माइनस 1 भी क्या है नॉन जीरो, तो ये पूरी रो भी क्या हो जाएगी नॉन जीरो, मतलब थर्ड रो भी क्या है नॉन जीरो, तो कितनी होगी 1 2 3। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए में कितनी हो गई है 3, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए भी कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, जब हमारे पास लैम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, उस केस में लैम्डा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया है। व्हेन lambda minus 1 not equals to 0, then rank of A equals to rank of augmented matrix. This implies कैसे सॉल्यूशन मिलेगा हमें, सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट।
बट हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इन्फिनाइटली मैनी भी मिल सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है। बट हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, क्या आप ये कह सकते हो सिस्टम कंसिस्टेंट आने के बाद क्या करते हो कि रैंक ऑफ ए क्या नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है या उससे कम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 है और रैंक ऑफ ए भी आपके पास कितना है 3। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। और इस केस में आपके पास कैसे सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स जब हमने लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0 लिया है तो आपके पास कैसे सॉल्यूशन आ गया है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना फाइंड करना था कि हम लैम्डा की क्या वैल्यू लें कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। मतलब आपको क्या लेना है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0 और वी कैन से दैट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 क्या इंप्लाई करता है, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब 1 को छोड़ के आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू कंसीडर करोगे तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। और यूनिक सॉल्यूशन आएगा और हमें ये भी बता सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, वो हम कैसे निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो हमने रिड्यूस किया है वहां से हम कुछ इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, इसको y से, इसको z से। तो x माइनस 2y माइनस z इक्वल्स टू दिस टर्म -1। सेकेंड रो से सेकेंड इक्वेशन आएगी y, इसे मल्टीप्लाई करोगे x से, देन इसको y से, इसको z से। तो y प्लस z इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 4/5 एंड देन इसे मल्टीप्लाई 0 को मल्टीप्लाई करोगे x से, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे y से, इस लैम्डा -1 को मल्टीप्लाई करोगे z से, इक्वल्स टू दिस टर्म 1/5। ठीक है, हमने रिड्यूस करके ये इक्वेशन बना ली है। तो इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 4th, देन इक्वेशन 5th, इक्वेशन 6th। इक्वेशन 6 से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 इंटू लैम्डा -1, फिर ऑब्वियसली लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम वही वाला केस ले रहे हैं, उसी में हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जब लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 था तब तो हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने लैम्डा -1 को जैसे ही 0 लिया तो z की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, तो मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो इस फ्रॉम 5th हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 माइनस z। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे z की 4/5 माइनस 1/5 लैम्डा -1। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 5 लैम्डा -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा -4 देन -1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 लैम्डा -4 डिवाइड बाय 5 इंटू लैम्डा -1। ये वैल्यू आ गई z की। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 4th में। पहले वहां से x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, -1 प्लस 2y प्लस z। तो यहाँ y और z की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो x की वैल्यू हमें होगी सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर आपके पास आएगी वैल्यू 4 लैम्डा -5 और x को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3 लैम्डा -4 डिवाइड बाय 5 इंटू लैम्डा -1। ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जब लैम्डा -1 नॉट इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है हैव अ सॉल्यूशन। मतलब हम लैम्डा की क्या वैल्यू लें, इन गिवन इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे एंड सॉल्व देम कम्प्लीटली। और जो आप सॉल्यूशन होगा तो आप वो सॉल्यूशन भी फाइंड करोगे कि क्या सॉल्यूशन होगा, हमें ये करना है इसमें। तो हमें लैम्डा पर कंडीशन चेक करने की लैम्डा की क्या वैल्यू आएंगी जो गिवन सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। पहले तो जो आपके पास गिवन सिस्टम है कैसा है, नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का आपके पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आए। मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी टाइम आपके पास सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले हम
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेते हैं उसका रैंक कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है आपके पास कोफिशिएंट 1 1 1 1 2 4 1 4 10। बी मैट्रिक्स कांस्टेंट 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, एक्स में आपके पास आएंगे वेरिएबल एक्स वाई सेट। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले ए के एलिमेंट एंड देन बी के एलिमेंट 1 1 1 1 2 4 1 4 10। अब आप लिख दो यहाँ पर बी के एलिमेंट 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपके पास 1 होना चाहिए, ये पहले से ही 1 है, तो इस 1 का यूज करके इसके नीचे जो एंट्रीज हम उनको 0 बनाएंगे। दैट मीन्स रो 1 का यूज करके रो 2 और रो 3 की फर्स्ट एंट्री को 0 बनाएंगे। तो रो 2 पर आप ऑपरेशन लगा दोगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 माइनस रो 1। तो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, हमें सेकेंड रो में फर्स्ट लीडिंग एंट्री को बनाना होता है 1। तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री क्या है 1, पहले से ही 1 है तो आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 का यूज करके इसके नीचे वाली एंट्रीज को बनाना होता है 0। यहाँ पर 3 है, इसको बनाना हमें 0। तो हम रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 माइनस रो 2, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ रो 2। तो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी। तो रिड्यूस होकर हमारे पास ये आ गई। अब देखिए, हो सकता है ये वाली जो टर्म है, हो सकता है ये 0 हो और हो सकता है नॉट इक्वल्स टू 0 हो, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसी पे के बेसिस पे रैंक आपका आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है। दूसरा केस, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने इसकी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू 0 रख दी, तो इस केस में जो रैंक होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखो 1 2 बस 2, ये तो 0 रो है आपके पास, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई आपके पास 2। दैट मीन्स इसका रैंक भी कितना आ जाएगा 2। अगर हम रैंक देखें यहाँ पर ए का, रैंक ऑफ ए, ये ए के एलिमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए 1 एंड देन 2, तो यहाँ ए का रैंक भी कितना आ गया 2। अगर हम इस वाले केस में देखें, सेकेंड केस में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, क्योंकि ये एंट्री भी है नॉन जीरो तो पूरी रो भी क्या हो जाएगी नॉन जीरो, तो इस केस में आ गया 3। और यहाँ पर हम रैंक चेक करते हैं ए का, ए के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले आपके पास ए के एलिमेंट है यहाँ पर भी, है ना। तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया 2। तो इस फर्स्ट केस में तो रैंक ऑफ ए इक्वल आया है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सेकेंड केस में रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू आया है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दैट मीन्स फर्स्ट केस जो हमने लिया है, हम कहते हैं ये केस 1, ये केस 2। तो केस 1 में रैंक दोनों का इक्वल आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिस्टम है इक्वेशन, रैंक दोनों का इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इस वाले केस में हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बट हमें लैम्डा की कैसी वैल्यू चाहिए थी जब आपके पास सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। दैट मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट, तो आपको मतलब कौन से वाला केस चाहिए, फर्स्ट वाला केस। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट केस से, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 या 2। मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी या लैम्डा की वैल्यू 2 होगी, तो हमारे पास सिस्टम कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट। मतलब उसी टाइम आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स हमें लैम्डा की दो वैल्यू मिलगी 1 और 2 जब हमारे पास सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। तो हम दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या ऑब्टेन हुई थी रिड्यूस करने के बाद, दैट इज इक्वल्स टू 1 1 1 1। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वही हम लिख रहे हैं 0
1 3, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी लैम्डा -1 एंड यहाँ पर थी 0 0 0 लैम्डा स्क्वेयर -3 लैम्डा +2। तो यहाँ हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं 1 की, लैम्डा 1 पुट कर देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1। जब हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 1 एज इट इज़, 0 1 3 देन 0 0 0 0, ये भी आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, यहाँ से पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे 1 2 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, इसको y से, इसको z से। तो फर्स्ट रो से हमें इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दिस वैल्यू 1, एंड सेकेंड रो से इक्वेशन मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, इसको y से, इसको z से। तो y प्लस 3z इक्वल्स टू दिस टर्म 0। थर्ड रो से हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी क्योंकि सारी टर्म है 0। अच्छा, अब हम एक चीज निकालें, यहाँ पे भूल गए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। तो कितने वेरिएबल है? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, और रैंक कितना आया था एक अभी 2 अभी कैलकुलेट किया हमने, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करने हैं? 1। दैट मीन्स हमें सिर्फ यूज करना है, किसी एक को हम ले लेंगे k। तो इस वाली इक्वेशन से देखिए y प्लस 3z, इस इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3z। ठीक है, इस y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई माइनस जेड। 1 माइनस वाई की वैल्यू, तो ये कितनी वैल्यू होगी? 1 प्लस 2z। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन हुई है x की वैल्यू हमें मिली है 1 प्लस 2z, y की वैल्यू आई है -3z। तो हम क्या करेंगे? z को ही मान लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट k। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2k, y की वैल्यू -3k, और z की वैल्यू हमने क्या ली है? k। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। किस केस में? जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 1। सेकेंड केस भी सेम करेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 2। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट रो एज इट इज आपके पास, सेकेंड रो 0 1 3 एंड देन 1 0 0 0 एंड देन 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, या पहले इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन जनरेट करते हैं, यहाँ से इक्वेशन, इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से, इसको z से, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दिस 1। नेक्स्ट इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को y से, 3 को z से, तो इक्वेशन आ जाएगी 0 इंटू एक्स 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा y प्लस 3z इक्वल्स टू दिस 1। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। तो पहले हम फिर से नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देख लेते हैं कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने यूज करने हैं। फॉर्मूला नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल है 3 x y z, और रैंक हमने ऑब्टेन किया था 2। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? 2। इसका मतलब किसी एक को आप मान सकते हो k। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए किया था, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 3z। इसमें हम फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पुट कर देते हैं y की वैल्यू -1 प्लस 3z माइनस जेड, कैंसल आउट हो जाएंगे 2z। तो x की वैल्यू आ गई है 2z, y की वैल्यू 1 माइनस 3z, y की वैल्यू 1 माइनस 3z। तो हम क्या करेंगे? इसी z को हम कांस्टेंट सपोज करना है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसी z को ले लेते हैं हम k। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2k एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3k। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इन केस ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, ऐसी कंडीशन में हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन इक्वेशन के लिए। तो आपके पास किस टाइप की है? नॉन होमोजीनियस। तो
ए यहाँ पर आपके पास लिख लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स क्या आएगा, 2b -1 5 7 1 A1 3। बी मैट्रिक्स कांस्टेंट 3 7 एंड ए। एक्स में हम लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल है आपके पास एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एक्लेन फॉर्म में, फिर वहां पर हम कंडीशन लगाएंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले आप ए के एलिमेंट लिख लीजिए एंड आफ्टर दैट बी के एलिमेंट 3 7 ए। इसको रिड्यूस करते हैं। तो रिडक्शन के लिए देखिए जर्नली हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर 1 बनाना। अब यहाँ पे 1 बनाओगे तो बाकी जितनी भी टर्म है रो में, रो फर्स्ट में, सारी की सारी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएंगी। तो हम इसकी बजाय, अगर आप इंटरचेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हर जगह आपके पास, अगर आप इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह आपके पास कहीं भी 1 प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स हम पहले 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम रो 2 को ऑपरेट कर देते हैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो यहाँ पर आपको 1 ऑब्टेन हो जाएगा, सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री आपको 1 मिल जाएगी। उसके बाद हम इंटरचेंज कर देंगे उसे। तो हमने ये किया, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दिया, तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी, ये मिल जाएगा हमें कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो इंटरचेंज कर देंगे, इसको रो 1 में बना देंगे हम। रो 1 और रो 2 को अब हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 7 -2b देन 3 1 2b -1 3 A1 3 A। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाना और इस A को 0 बनाना है। तो रो 2 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, और रो 3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 -A टाइम्स ऑफ रो 1। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 5b -14 then -7 1 0 1 -7a and then plus 2b plus 2ab 3 -3a and then यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो जो हमारी कंडीशन थी, गिवन कंडीशन, उसमें हमारे पास क्या था, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपके पास कब आएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की पहली कंडीशन क्या थी कि रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। पहली कंडीशन हमारे पास ये थी। और सेकंड कंडीशन क्या थी, ये होने के बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। अब देखिए जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कितने हैं, 3। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होना चाहिए। क्लियर है। तो इसका मतलब जो रैंक है 3 से लेस होने का मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए, जब 3 नहीं होगा, ए पर देखिए सिर्फ ए के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। फर्स्ट रो ऑब्वियसली नॉन जीरो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये 2 एंट्री प्रेजेंट है जो नॉन जीरो है। सेकेंड रो में भी देखिए 2 एंट्री, ये वाली एंट्री क्या है, नॉन जीरो, मतलब सेकेंड रो भी यहाँ पर क्या होने वाली है, ए की नॉन जीरो। अब थर्ड पे डिपेंड करता है, अगर 2 तो नॉन जीरो हो चुके मतलब रैंक एटलीस्ट 2 तो आ ही रहा है उसका। उसके बाद ये जो एंट्री है अगर ये हो गई नॉन जीरो, ये दोनों एंट्री हो गई, इनमें से कोई भी एक एंट्री हो गई नॉन जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो रैंक है ए का वो क्या आ जाएगा, 3। बट जो रैंक है ए का वो 3 नहीं होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0, तभी हमारे पास ए का रैंक 3 से कम आएगा। दिस इम्प्लाइज 3 - 3a को भी 0 होना पड़ेगा एंड 1 - 7a प्लस 2ab को भी हमारे पास 0 होना पड़ेगा। यही कंडीशन है। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ गई 1, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 - 7 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया
2b इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू आ गई 3। तो हमें a और b की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के केस में। और जो आपके पास पहले वाली कंडीशन थी ये वाली, ये ऑटोमेटिकली इसी से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये इस चैप्टर का आपके पास लास्ट एग्जाम्पल था। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है।